I got lucky with Anupama. It became a cult show. I think that popularity is of a different level. वनराज मैंने 4 साल तो बहुत प्यार भी आया, बहुत नफरत भी आई। लोगों को वनराज देखने का मन करता था, लेकिन जब देखते थे कहते यार क्यों कर रहा है ऐसा यार इस औरत के साथ। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे ये मिला कि वो ऑथर बैक कैरेक्टर नहीं था। मैंने उसको जितना अतरंगी में बना सकता था मैंने बनाया। जब मैंने अनाउंस किया अपना आई क्विट द शो, इतना प्यार लोगों के दिल में था। मतलब वो जो नफरत भी थी वो भी प्यार था। They love to hate you and they hate to love you. महाकाल की बहुत बड़ी कृपा है मेरे जीवन में इतना मैंने प्यार उस शो से कमाया। वनराज मैं तुमसे कहती हूँ। हेलो एंड वेलकम टू एलओएल पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ है सुधांशु सर। क्या बात है पाजी बहुत पंजाबी है तो इसलिए मैं पंजाबी से शुरू करती हूँ। पहले तो आपके 2-3 लेटर आए हुए हैं हमारे घर में आपके कार्ड आए हुए हैं। हम बता दें कि जो इनका पहले घर था जो हमने खरीदा हम उसमें रह रहे हैं, तो आज भी हमारी दोस्ती बनी हुई है क्योंकि इनके लेटर आते ही रहते हैं। फिर फ़ोन होता रहता, पाजी आपका एक लेटर आया है, पाजी आपका एक कार्ड आया है बैंक का। बट मैं ये एक चीज़ कहना चाहूँगा कि भगवान का बहुत बड़ा शुक्र है कि इन्होंने आज तक वो लेटर खोल के नहीं देखे, नहीं तो ये लोग मुझे ब्लैकमेल भी कर सकते थे। पता चल जाते। ये आपने अभी बाकी लेटर रहते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने कोरियर वाले को कहा कि मैं क्या वो यही रहते हैं, काम पे गए हुए हैं। पाजी बैंक के कार्ड भी आते हैं तो उसका पिन विन बता दिया करो। पिन साथ में ही आता है। पिन मुझे खुद याद नहीं रहता। पिन साथ होता है? जा यार दसिया ही नहीं पाजी। चलो। लेकिन आप लोगों ने एक फिल्म भी की है जिसमें आप मम्मी बनी थी शायद। नहीं यार, अभी मम्मी बनी थी। मैं उसमें लड़की की सहेली बनी थी। और ये तुम्हें बहुत सालों से मम्मी बनते देखना चाह रहा है। बहुत ज्यादा। और इसने मुझे मम्मी बना भी दिया। एक बार तो मुझे इतना गुस्सा है मैंने मम्मी बना दिया। पाजी मैंने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। मैंने भी मैं कहा तू ही डैडी है। तू डैडी बना दिया। मैंने पाजी के साथ फिल्म की है पंजाबी एक नूर। हाँ, पाजी एक नूर। मैं थी, पाजी तो हीरो थे। और मैंने देखा पहली बार, क्योंकि मैं तो अमृतसर की पाजी सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ करने मेरे को ऑफर मिला कि आपको ऐसे ऐसे करना है, चंडीगढ़ जा करनी है। तो मैंने कहा हीरो कौन है? कहते सुधांशु पांडे। तब ना पाजी आपके गाने बहुत आते थे एल्बम्स ना। हाँ, और क्या पर्सनालिटी है। हमारी मम्मी बहन मासी सब आपको प्यार करती हैं। उस जब मैंने इनको देखा ना, मेरे को लगा कि बॉम्बे वाले लोग लंबे हीरो, मतलब लंबे हो तो हीरो बन सकते। सिर्फ मैं ही लंबा नहीं था, मेरे बाल भी लंबे थे। हाँ। आवाज भी पाई, थोड़ी आवाज भी मतलब बेस वाली है ना। कि मैं सब समझता हूँ। हाय मुझे लगा ऐसा टाइम लेके ठहराव से बोलते, मतलब मैं तो एकदम वो थी उड़ती चिड़िया। पाजी मैं सच्ची, मैं तब भी आपकी फैन हूँ और आज भी फैन हूँ। और उसके बाद जब मुझे पता चला कि आपका एक बैंड है जिसका नाम है बैंड्रा बॉयज। बैंड्रा बॉयज नहीं, बैंड ऑफ बॉयज। और वो तेरे को उसके बाद पता नहीं चला होगा, वो बहुत पहले की बात। बैंड्रा निकल ही जाता मुझसे। अरे पाजी तेज बोलो तो बैंड्रा बॉय है साडी। बैंड ऑफ बॉयज। नहीं हर्ष मुझे पता था, क्योंकि जो हमारे कोरियोग्राफर है डैनी जिन्होंने हमें करवाया, वो जब मैंने आपकी पूरे ग्रुप की कभी फोटो देखी थी ना, तो मैंने बोला ये वाला हीरो लड़का इसके साथ मैंने काम किया है। तो बोलते हैं हमारा ग्रुप है। और पाजी एक बार दोबारा से उस बैंड को दोबारा देखा है हमने जी। बड़ा मजा आया, लेकिन गुस्सा भी है। इतने साल इतना अच्छा बैंड बना के कहाँ चले जाते हो हनीमून मनाने अपनी अपनी बीवियों के साथ, फिर आए ही नहीं वापस, क्यों? नहीं, 3 साल मैंने बैंड में खूब गाने गाए, खूब शोज किए। ये बैंड फॉर्म कब हुआ था? ये 2002 में हम लोग ने लॉन्च किया था। वेरी वेरी लॉन्ग बैक। तो जब बहुत अच्छा समय 3.5 साल हमने खूब गाने गाए, शोज किए, बहुत सारी फैंडम एक्सपीरियंस की, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस जहाँ पे 15-20 हज़ार स्टेडियम में लोग भरे हुए हैं, लड़कियां रो रही हैं, और जब नज़दीक जाओ तो वो कपड़े फाड़ रही हैं, नहीं जाओ तो कुछ अंडरगारमेंट्स भी आ जाते थे ऐसे उड़ के। लड़कियों के आए। लड़कियों के और क्या, लड़के अपना कच्चा फेंकेंगे। लड़कों ने फेंके भी होंगे तो वो पीछे गिर गए होंगे। लड़कियों ने फाड़ के छोटा करके भेजा। क्रेजी, सीरियसली बोल रहे हो? क्योंकि बैंड में एक से एक हैंडसम लड़का, सारे हैंडसम थे। और बैंड ऑफ बॉयज मेरे को याद है, हम सीडी और कैसेट्स और सीडी होती थी। और वो टाइम पे हमारे कहीं से ना, हम लोग ने कहीं से पैसे आए थे 2-4 दोस्तों के पास। तो वो कह रहे बैंड ऑफ बॉयज का सीडी लेते हैं, बैंड ऑफ बॉयज का सीडी लेते हैं। तो मेरे को याद है वो दौर। और वो दौर में इस लेवल का पागलपन, बिकॉज इंडिया में आई थिंक बैंड बहुत कम थे। नहीं, इंडिया में बैंड था ही नहीं एक्चुअली। तो बेसिकली हम लोग इस मामले में लकी थे
लकी क्या, एक्चुअली वो सोच वहीं से शुरू हुई थी बैंड की कि हिंदुस्तान में आज तक कभी कोई बॉय बैंड नहीं हुआ था। करेक्ट। तो जब भी आप बोलो किसी को कि यार बॉय बैंड बना रहे हैं या बॉय बैंड शुरू हो रहा है, तो लोगों को लगता था कि हम रॉक बैंड की बात कर रहे हैं जिसमें सारे म्यूजिशियन होते हैं और एक लीड सिंगर जो है वो गाता है। तो लोगों को रॉक बैंड में और बॉय बैंड में डिफरेंस ही नहीं पता था। तो बॉय बैंड का कल्चर हम लोगों ने शुरू किया। वी वर द फर्स्ट एवर बॉय बैंड दिस कंट्री इज एवर सीन। और हम लोग का स्ट्रेट कंपैरिजन बैक स्ट्रीट बॉयज और बॉयजोन से हुआ था, बिकॉज वी वर ऑल्सो सो पॉपुलर ग्लोबली कि बहुत मतलब वी आई थिंक हम लोगों ने पाइनियर की ऐसी चीज़ जो लोग भूल ही नहीं पाए। और हम लोग क्या, आई थिंक वी लक्ड आउट विद आवर सॉन्ग्स, क्योंकि लेस्ली लुइस और हरी हरन जो थे उन्होंने हमको चुना था और लेस्ली ने बाद में हमारा एल्बम प्रोड्यूस किया, एज इन म्यूज़िक उन्होंने प्रोड्यूस किया, सारे म्यूज़िक उन्होंने उसका दिया था। और वो गाने कुछ इस तरह के आए कि वो एक ऐसा पीरियड था जब इंडी पॉप जो था वो एक फेज से गुजर रहा था और उसमें अचानक एक ऐसी ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर की तरह 5 लौंडे, हाँ पूरे कौले लौंडे, कौले पापलेट एकदम सारे के सारे सफेद कपड़ों में मैं तो स्लीवलेस पहने हुआ था, उससे दिल नहीं भरा तो यहाँ पे स्लिट भी कर लिया था। हाँ, और फैब्रिक हैवी था तो वो खुल भी गया था। मगरमच्छ ऐसे। तो वीडियो में एक स्टेप थी जिसमें मैं ऐसे करता हूँ। तो वो स्टेप मैंने जब ऐसे की ना तो लोग वीडियो देख रहे थे। कहीं पे मेरे कुछ एक कपल फ्रेंड थे हमारे, वो ऑलिव में बैठे हुए थे, वीडियो चल रहा था, तो आपस में किसी और की बातचीत उन्होंने सुनी, तो वो ये बोल रहे थे कि दिस बॉय इज गे। तो स्टेप की वजह से, क्योंकि वो ऐसे किया था, है ना, अब ऑब्वियसली वो थोड़ा सा तो वो अटायर कुछ इस तरह का था, तो उनको लगा ये लौंडा गे है। और दूसरा क्या कि अब तब तक लोगों की अवेयरनेस बढ़ने लगी थी बॉय बैंड्स के बारे में। तो बॉय बैंड्स का कुछ एक ऐसा वेस्ट में कि उसमें से बहुत सारे यू नो दे आर प्रॉब्ली गे और होमोसेक्सुअल और व्हाटएवर। तो उनको लगता है कि अगर ऐसा है तो यही होगा सच। तो मुझे तो हम लोग बहुत हंसी अभी तक पता करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या बात है यार। तो हम लोग बहुत हंसे उस बात पे। बट इट वॉज फैंटास्टिक बिकॉज बहुत सारी नई चीज़ें एक्सपीरियंस की जब तक हम बैंड में थे, मतलब मैं था बैंड में। इतनी तरह की ऑडियंस अलग अलग जगह पे, कभी मैड्रिड में हो रहा है, कभी यूके में हो रहा है, कभी अच्छा बाहर भी। जी परफॉर्मेंस तो हम लोगों ने बहुत मतलब जितना, बिकॉज अगर हम तक पहुंच गया, बिकॉज हम रहते थे कहीं एकदम करेक्ट छोटी जगह। एक्चुअली हम लोग का सबसे बड़ा एडवांटेज पता क्या रहा, जैसे आजकल क्या होता है कि इंस्टाग्राम का जमाना, तो अगर अपन कुछ भी सोचते हैं कि यार अपने गाना बनाते हैं, एक हुक लाइन ऐसी बनाओ कि वो इंस्टाग्राम पे डाले ना 30 सेकंड में वो हुक लाइन रजिस्टर हो जाए। बाकी गाने की माँ की आंख, बाकी गाना रजिस्टर हो, सुने ना सुने कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो 30 सेकंड जो, जैसे अभी एक गाना आया था हुस्न तेरा तौबा तौबा तो, अब मैं आपको बोलूं उसकी अगली लाइन गाओ तो आपको घंटा नहीं पता होगा। आपको पता है 2 घंटा नहीं पता होगा सर। हाँ, 1 घंटा कितने भी घंटे कोशिश कर लो नहीं याद होगा, यू नो। सो हमारे टाइम का एडवांटेज ये था कि हमारे पास ना तो इंस्टाग्राम था ना सोशल मीडिया था। तो हमारे गाने जो वायरल हुए वो वायरल बहुत ऑर्गेनिकली हुए। रेडियो पे सुना लोगों ने, रेडियो पे सुन के उन्होंने वीडियोस देखने शुरू किए और फिर वीडियोस की व्यूअरशिप ऐसी हुई तो लोग मतलब एक्चुअली ऑर्गेनिकली पागल हुए उसमें। कोई फोन नहीं था, कोई वो नहीं था, व्हाट्सएप पे सीडीज भी की या लिंक्स भेज रहे हैं या वो कुछ नहीं था। सो इन 2002 इट वाज प्योरली ऑर्गेनिक। तो वो इट वाज द क्वालिटी ऑफ म्यूजिक, द प्रोडक्ट, एवरीथिंग। बिकॉज अल्टीमेटली मेरा मानना यह है कि अगर गाना आपका अच्छा है, मेलोडी सिंपल है, स्ट्रॉन्ग है, प्रोफाउंड है, गाने और लिरिक्स अच्छी है जी, आप आज से 70 साल की हिस्ट्री में देख लो, जो भी गाने क्लासिक्स हैं, क्लासिक हिट, उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? मेलोडी बड़ी सिंपल है, सही कहा, और लिरिक्स बहुत गहरी होती है। सिंपल भी होती है लेकिन गहरी भी गहरी है, हाँ करेक्ट है ना। तो वो आप कोई भी गाना ले लो, सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, अब इतना ही सुनोगे एकदम से लगेगा अरे यार किसने चलाया है गाना, कहाँ सही कहा। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ क्लासिक, कल्ट क्लासिक म्यूजिक। उसमें कभी भी आप ज़्यादा ये डाल वो डाल तमाम चीज़ें डालो तो कभी भी रजिस्टर नहीं होता है। बट वो टाइम पे जब सीडीज से पैसे आते थे, या वो टाइम पे वो एक दौर था, आप लोग को पैसे मिले थे, लाइक यू वर अर्निंग गुड? ऐसा होता है ना कि स्टार बन गए और 2-3 साल। हर सिक्के का एक दूसरा पहलू होता है जी।
तो मेरा जो रीज़न था जो मैं बैंड से अलग हुआ था वो ये था कि 3-3.5 साल जब मैंने बैंड, आई वॉज ऑलरेडी एक्टिंग, मेरी पहली फीचर फिल्म आ चुकी थी खिलाड़ी 420, मेरे 2 शोज आ चुके थे, वो सब हो चुका था, लेकिन सो माई सन वॉज बॉर्न राइट, एंड वो 3.5 साल बैंड में जब मैं था तो फाइनेंशियली वायबल नहीं हुआ वो पूरा मॉडल, बिकॉज 5 लड़के थे, एक मैनेजमेंट, तो 30% to the management and then rest of the money is split into 5. So it was becoming a little too overwhelming over a period of 3.5 years. तो मेरी बीवी ने मुझे लात मारी पीछे और मेरी आंखें खोली कि what are you doing? You know, you were earning so well, you know, being an actor, whatever. उससे पहले मॉडलिंग कर रहा था, तब भी अच्छे. So what happened was, it was beautiful. The band was brilliant. We were the in thing everywhere. मतलब जो जहाँ पे हम perform कर रहे थे वो मतलब it used to be a you know sort of an honor for people too. Wow. But sold out, correct. Always. And मतलब जो top most platform है आप गिन लो वहाँ पे हम लोग perform कर रहे थे. But unfortunately हमारे country में उस time पे musically पैसा earn करना या उस लेवल पे अर्न करना बड़ा मुश्किल था, इम्पॉसिबल था. उस लेवल पे पैसा नहीं आता था. अदरवाइज अगर जो हमारी सक्सेस, जिस तरह के सक्सेस रेट था हमारा, अगर ये चीज़ वेस्ट में हुई होती तो हम लोग अपने खुद का जहाज लेके घूम रहे होते. करेक्ट. और बाहर वेस्ट में यही होता है कि अगर आप इतने हिट हो गए, हाँ, तो प्राइवेट जेट हमारा अपना खुद का होता है, हम लोग वैसे घूम रहे. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेस्ट एंड आवर कंट्री. ऑल्दो वी पायनियर्ड सच अ ब्रिलियंट थिंग, बट ठीक है. Which is why अब जाके हम लोग, because अभी भी लोग छोड़ नहीं रहे हैं, there people are still singing our songs, making reels on our songs and tagging us. तो इसीलिए हम लोग वापस फिर से हमने सोचा कि यार अब सब सेटल हो गए, we all सब ठहराव आ गया है, चलो let's make music for passion, you know. तो इसीलिए अब हम लोगों ने वो उस मंशा से जो है शुरू किया है. वाह. कब से शुरू किया है? अनुपमा के साथ साथ ही कर दिया था आपने? तब बातचीत शुरू हुई थी, बट अभी मेरे ख्याल से 2 महीने 2.5-3 महीने हुए हैं सिंस वी हैव स्टार्टेड फुल फ्लेज. तो अब कितने सालों बाद सर ये हुआ दोबारा? मैं तो आई थिंक आई हैव कम बैक आफ्टर 18 years. 18 साल. ये तो वही बात होगी, तुम्हें आज भी याद है वो 18 साल पहले क्या हुआ था, है ना? 18 साल मतलब जड़े हुन बाकी मुंडे हैं, मैं पंजाबी बोलने लग जाती इनको देख, जो बाकी लड़के हैं वो चारों आके मैंने ना हाथ से दिखा दी टैटू देख के, तो मुझे याद आया, मैंने कहा अरे हाँ हम लोग साथ में थे ना, आजा चलो. उनके अभी भी उनके नेचर वैसे हैं कि अभी थोड़े सुधर गए या ठहर गए. हाँ, ये जानने लायक है. आज भी वही चुलबुले. यार वो लड़की याद है उस दिन जब मैड्रिड में हम शो कर रहे थे, जिसने अंडरगारमेंट फेंका था. तुम्हें अभी तक वो याद है मेरे लिए वही कि वो गई कैसे होगी घर. मैं तो बोल रहा हूँ कि इससे अगर पूछो तो ये शायद कलर भी बता देगा, जबकि मैंने बताया नहीं था. मैंने बताया भी नहीं था कि वो पर्पल कलर था, ऐसे बोलते. पाजी इस लेवल तक लोग पागल थे. हाँ जी, बहुत बहुत बड़े लेवल तक पागल थे, काफी पागलपना देखा है हमने. और आपकी शादी हो चुकी थी तब? हाँ, शादी हो चुकी. यार ये बड़ा मुश्किल होता है कि बंदा परफ्यूम लगा रहा हो, मेरा शो है. मेरे से ज्यादा उनके लिए मुश्किल होता था, सामने रो रहे होते थे. हाँ, करेक्ट. एंड उसके बाद आपने जब बैंड ऑफ बॉयज क्विट किया, फिर हमने आपको बथेरी फिल्मों में देखा. हाँ, मैंने सिंग इज किंग, बहुत सारी, न जाने कितनी तगड़े यादगार रोल्स आपने किए. आपको कब ऐसा लगा कि यार अब मेरे को टीवी करना है? बिकॉज टीवी से बहुत लोग बचते हैं, और आप यू आर ऑन दैट फेज जहाँ पे आपको जरूरत नहीं थी टीवी, मतलब आप ना करते तो भी आई थिंक ओके. हाँ, मैं एक्चुअली OTT कर ही रहा था. Correct. और मेरी एक सीरीज रिलीज हुई थी 2020 में ही, विच वाज एक नहीं 3 सीरीज वन आफ्टर द अदर रिलीज हुई थी, जिसमें से एक थी लास्ट थी मेरी 100, जिसमें it was a very good story, very yes. Good directors. Ruchi Narayan was the director. And उसमें लारा थी, लारा दत्ता और मैं हस्बैंड वाइफ बने थे, IPS ऑफिसर्स थे, और आपस में बड़ा अच्छा कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी थी. बट क्या हुआ कि उस वक्त कोविड सेट इन हो रहा था. अच्छा. तो हर बिजनेस जो था ना वो शट डाउन हो रहा था. द ओनली थिंग that was still active was television. तो मुझे लगा कि यार एज एन एक्टर सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप काम करते रहो, और अभी ये क्या होने वाला है आगे किसी को पता नहीं था. तो टेलीविज़न
मैं उसी वक्त मेरे पास ये अनुपमा की अपॉर्चुनिटी आई, बिकॉज मुझे राजन का फ़ोन आया, बोला भाई ऐसा ऐसा है कि एक शो मैं प्लान कर रहा हूँ और मैं चैनल को पिच कर रहा हूँ, बट ओनली इफ़ यू से यस तो मैं करूँगा, बिकॉज मुझे कोई और दिख ही नहीं रहा है तेरे अलावा इसमें। तो उसने मुझे जब ये बोला, और राजन मेरा पुराना दोस्त है, बिकॉज हम लोग व्हेन ही वाज स्टार्टिंग आउट एज अ डायरेक्टर तब हम लोगों ने साथ में काम किया हुआ है। भट्ट साहब प्रोड्यूसर हुआ करते थे, राजन डायरेक्ट करता था और यू नो आई यूज्ड टू एक्ट इन दैट। तो उस वक्त मैंने टेलीविज़न किया था, जब वो 2-2 घंटे की स्टोरीज बनती है ना, तब की बात जी। तो राजन ने मुझे 1 लाइन सुनाई, मैंने कहा यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, बट मेरे दिल में डर था कि यार डेली शो है, मैंने कभी अटेम्प्ट ही नहीं किया लाइफ में यू नो इस तरह की चीज़, तो मैं कैसे सर्वाइव कर पाऊँगा। तो 1-1.5 महीने का प्रोसेस था। राजन ने भी मुझे बहुत मदद की समझाने में कि कैसे कैसे होगा, और फिर मैं एस्ट्रोलॉजिकली बहुत ज़्यादा चीज़ें प्लान करता हूँ, तो मैंने अपने एस्ट्रोलॉजर से भी पूछा, उनसे करीब 4 बार पूछा, मैंने कहा आर यू श्योर, पक्का? तो उन्होंने बोला हाँ आपको कर लेना चाहिए, तो मैंने वो किया एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। आई थिंक क्या बात है यार, बट क्या क्या कैरेक्टर है, और क्या मतलब जब तक अनुपमा रहेगा वनराज का कैरेक्टर हमेशा आंखों के सामने आता है। वनराज मैं तुमसे कहती हूँ, हाय यार हमने एक शो में आप लोगों के सामने ये वनराज बना था और मैं अनुपमा बनी। इसने जो वनराज इज बैक वाला किया आइकॉनिक चीज थी वो। मैंने बोला अनुपमा इज बैक, नहीं इसने बोला उसके मीम आज तक आते मेरे को टैग करते हैं यार, वनराज इज बैक करके। क्या था, मैंने ऐसे बम से ऐसे कर रहा था, वनराज इज बैक तो अनुपमा इज फ्रंट। उसके आज तक मेरे को टैग्स आते हैं, आई स्वेयर ऑन गॉड। क्रेजी हो गया था यार पूरा। उन्होंने सिचुएशन में से पूरा म्यूजिक, मैंने पानी पिया, वनराज, मतलब मेरे को ऐसा था कि किसी के सामने किसी का करना और ऊपर से ये बोलता मैं वनराज बनूं। जो बंदा है वो खुद इतना तगड़ा है, मेरा वन और राज दोनों तोड़ देगा। और भाई मेरे साथ जिम करते ना, हम लोग तो जिम करते थे वो टाइम पे, हम तब एक बिल्डिंग में रहते थे। तो मैं तो देखता ही था, मैं कहा यार इतनी फिटनेस एंड दिस, बट कैसा था रिएक्शन जब आपको वनराज एज अ वनराज, बिकॉज अब तक क्या था ना कि आपके कैरेक्टर्स या आपको लोग जानते थे, लेकिन जब आप टीवी में काम करते हो ना, तो आप चाहे कितने बड़े स्टार हो, आपको लोग जेठालाल ही बोलेंगे, आपको लोग वनराज ही बोलेंगे, आपको लोग अनुपमा ही बोलेंगे, क्योंकि वो अब आप वनराज हो हमारे लिए। कैसा रिएक्शन था? नहीं वो हुआ मेरे साथ भी, हालांकि एडवांटेज मेरे साथ ये था कि इतने साल तक लोग ऑब्वियसली काम देखते आए थे, तो सुधांशु पांडे तो जानते ही थे लोग, बट फिर भी वो कैरेक्टर जब आप प्ले करते ना कोई ऐसा, तो वो इतना ओवरवेलमिंग होता है कि, और स्पेशली जिस तरह का कैरेक्टर वो था, और उसका सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे ये मिला कि वो ऑथर बैक्ड कैरेक्टर नहीं था, कि उसमें कोई चीज़ डिफाइन नहीं की गई थी। तो मुझे खुला प्लेग्राउंड मिला था, मैंने उसको जितना अतरंगी में बना सकता था मैंने बनाया, हर चीज़ से, मतलब चाहे वो सिचुएशंस होती थी या कोई भी चीज़ होती थी, जैसे कभी सडनली ब्रेकिंग इनटू अ सॉन्ग, या सडनली ब्रेकिंग इनटू अ लाफ्टर, सडनली डूइंग समथिंग वेरी सीरियस, या एकदम से गुस्सा, तो अनप्रेडिक्टेबल बना दिया था मैंने उसे। तो वो चीज़ इतनी ज़्यादा लोगों के दिमाग में कोई कर ही नहीं पा रहा इसलिए नहीं कर पा रहा कोई, मतलब ये कहे उन्होंने सब बुजुर्ग कर दिया। यही बात होती है, यही अच्छे एक्टर की, आप ऐसा काम कर जो ना कि लाने में मतलब हो कि भाई ये कर पाएगा कि नहीं, सच में सर। बट आपने क्यों छोड़ा? क्योंकि आपको लगा कि बस अब हो गया? मुझे ऐसा लगता है कि 4 साल बहुत लंबा समय होता है यार, एंड स्पेशली फॉर एन एक्टर लाइक मी। मुझे लगता है कि मैंने इतनी मतलब 50 के ऊपर पिक्चरें की, साउथ की, हॉलीवुड की कर ली, सब कुछ कर लिया। उसके बाद मैंने टेलीविज़न किया, वो भी जो इतना आइकॉनिक शो है यू नो, और उसमें कैरेक्टर करने के बाद तो मुझे ये लगा कि यार 4 साल तो मैंने कर लिया मैनेज। अब मेरे पास कुछ बचा है कि नहीं इस कैरेक्टर को देने के लिए, ये थोड़ा सा डाउटफुल लगने लगा था। तो मैंने कहा इससे पहले कि मुझे ये लगने लगे कि मैं एज एन एक्टर मेरा अकाउंट खाली होता जा रहा है उस कैरेक्टर को और कोई कलर देने के लिए, तो मैं उस समय वॉकआउट करूं जब वो कैरेक्टर अच्छा है, स्ट्रांग है, बजाय इसके कि जब वो नीचे डाउनहिल हो जाए और तब मैं बोलूं यार अब तो ये ख़त्म हो गया, अब मुझे जाना चाहिए। तो वो उसमें मुझे लग रहा था कि वो थोड़ा ज़्यादा गलत होगा। बहुत बढ़िया। तो मैंने इसीलिए इस ऐसे टाइम पे छोड़ा जब people you leave people wanting for more. Agree. Right now everybody will is रोज मेरे को हजारों मैसेज आते हैं, when are you coming back? वही पूछने लगी थी, मैसेज आते हैं रोज आते हैं, जबकि जानते हैं लीप हो चुकी है।
यार आप सारे बुड्ढे हो चुके, कैसे आएंगे? अकेला वनराज जवान आ बट रहा है। वनराज का भरोसा नहीं, वो फिर से काले बाल लेके आ जाए वापस। वो ऐसा कैरेक्टर था। व्हाइट में खड़े हैं, एक ही काले में वो जाके हिमालय पे कहीं बर्फ की गुफा में बैठ गया था तो एज ही नहीं किया। सो आपको स्टोरी आगे की मिल गई है। आप देख सकते हैं। अच्छा, जब कोई हिट शो होता है ना तो मीडिया और जनता की नज़र उस पर ऐसी होती है कि आपसे कुछ भी चाहिए, बात चाहिए, न्यूज़ चाहिए, टॉपिक चाहिए, चाहे ना हुआ हमको पता नहीं, हमको बस छाप देना है क्योंकि हमको लाइक्स चाहिए। तो ऐसे टाइम पे आप कैसे इतना हैंडल किया? बिकॉज ऑब्वियस एक तो आप सबसे पहले जहां आप इतने साल जो आपने फिल्में की है वहां पे आपने एक अलग दुनिया देखी होगी, एक अलग माहौल होगा, लेकिन टीवी में थोड़ा सा ज्यादा श्रूड है, मीडिया भी टुवर्ड्स टीवी शोज थोड़ा ज्यादा श्रूड। एक्चुअली मतलब आई डोंट नो इफ आई कैन यूज द वर्ड श्रूड, बट टेलीविजन की एक दुनिया अलग है। टेलीविजन की ऑडियंस अलग है, टेलीविजन का सेंटिमेंट अलग है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग टेलीविज़न देखते हैं, स्पेशली जो डेली शोज देखते हैं, उनका सेंटिमेंट बड़ा अलग होता है। वेरी डिफरेंट फ्रॉम इवन द वीकेंड शोज जो आते हैं, जैसे आप लोग जो गेम शोज या कभी आप करते हो, आप लोगों की ऑडियंस एक अलग होती है। जो डेली शोज की ऑडियंस है ना, जो देख रही है अनुपमा में अपने आप को देख रही है एक औरत, मटर छिलते हुए रोती भी है, और एक आदमी वनराज में अपने आप को देख रहा है। करेक्ट। हाँ, वनराज में बहुत लोग अपने आप को देखना तो बहुत देखना चाहते भी हैं। ये भी थी सबकी। इसको आज ज्यादा ही मजा आ रहा है बाजी, आप आए हो कभी वो कपड़ों वाली बात पे, कभी वनराज में अनुपमा नहीं, मुझे लग रहा है अनुपम खेर बन जाऊंगी। सिर्फ मूंछों की बात कर रहा था। तो वो जो ऑडियंस है ना, वो इतनी इमोशनली अटैच्ड हो जाती है ना कि उनको लगता है कि आप उनके बाप की जागीर है, ऑनेस्टली। फिर वो क्या करते हैं कि आपने अगर कुछ गड़बड़ की तो आपको गाली देंगे, आपने कोई अच्छा किया, वेरी वेल डन, गुड, कीप रिपीटिंग, यू नो। तो ये ऐसा होता है जैसे घर में कोई माँ बाप होते हैं ना, वो डांटते रहते हैं रोज आके कि बेटा खाना टाइम पे खा लेना, है ना, लेट हो गया तो क्यों नहीं खाया, यू नो। तो दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, इट्स लाइक अ फैमिली, ऑलमोस्ट पारिवारिक एक संबंध हो जाता है। डांटते हैं, बहुत डांटते हैं, तो वो एक दुनिया ही अलग है। तो मैंने वो बहुत एक्सपीरियंस किया 4 साल में, क्योंकि लोगों को वनराज देखने का मन करता था, लेकिन जब देखते थे कहते थे यार क्यों कर रहा है ऐसा, यार ये इस औरत के साथ क्यों कर रहा है। अब वो ये जो है ना, ये इट्स अ मिक्स्ड इमोशन, एग्जैक्टली, और बहुत स्ट्रांग है वो। आपको चाहिए भी कि वो अच्छा हो जाए, लेकिन आप बुरा देख कर आपको, लव टू हेट यू, दे लव टू हेट यू एंड दे हेट टू लव यू। ओके, ये दोनों चीजें साथ में होती हैं। और मेरा सबसे बड़ा कमाल ये हुआ कि जब वनराज मैंने 4 साल, तो बहुत प्यार भी आया, बहुत नफरत भी आई। और नफरत अच्छा हुआ आई, क्योंकि अगर नहीं आती तो मैं परेशान हो जाता कि भाई नफरत क्यों नहीं आ रही है, इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ। नफरत आई मतलब आपने कमाल का काम किया है। तो अभी तो वो सेंटिमेंट जगाया ना उनके अंदर। बट जब मैंने अनाउंस किया अपना इंस्टाग्राम पे अनाउंस किया था एक लाइव वीडियो से कि आई हैव क्विट द शो, एंड आप लोगों के प्यार के लिए बहुत बहुत, मुझे जो प्यार आया ना दुनिया से, दैट वॉज समथिंग एल्स यार। मतलब दैट इट जस्ट, मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार कितना प्यार लोगों के दिल में था, कितना प्यार था। मतलब वो जो नफरत भी थी वो भी प्यार था, कि लोग इस तरह से मुझे मैसेजेस कर रहे थे। कोई कह रहा था कि मैं व्रत रख लेती हूँ और ये कर रहे, तो क्या करूँ, आप वापस आ जाओ, ये करो। तो ऐसा मतलब इट वॉज ओवरवेलमिंग। तो मुझे लगा कि यार चलो इतना तो कन्फर्म्ड है कि मैंने प्यार बहुत कमाया, और उसके लिए आई थिंक महाकाल की बहुत बड़ी कृपा है कि मेरे जीवन में इतना मैंने प्यार उस शो से कमाया। वाह, आप बड़े धार्मिक है ना। मैं आपको जिम में देखता था, पूरे जिम में तिलक लगा के एक्सरसाइज करना। और मैं हर साल हमें इनविटेशन आता है, पता नहीं हम कहाँ शूटिंग में बिजी होते हैं, क्या होते हैं। हर साल शिवरात्रि पे घर में हवन होता है, पूजा होती है, रुद्राभिषेक। हाँ, वो भी तब भी नहीं आए थे तुम लोग। रुद्राभिषेक किया था अपने जन्मदिन, गणपति नहीं आए तुम लोग। आप बहुत धार्मिक है। देखो, धार्मिक बहुत होना या बहुत कम होना, ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है उस चीज़ की। ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं या बहुत कम। आप या तो धार्मिक हैं या नहीं हैं, और धर्म का पालन करना धर्म है ना, मानना नहीं। करेक्ट। आप जैसे अभी कोई बड़ी खूबसूरत सी बात बोल रहा था कि धर्म को मानना और धर्म को निभाना,
ये लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ मानने से नहीं होता है, आपको धर्म निभाना भी चाहिए, तभी आप धार्मिक हो सकते हैं। तो मैं धर्म को निभाता भी हूँ, कोशिश करता हूँ कि जो सनातन धर्म की हमारी जो डेफिनेशंस हैं उनको फॉलो करूँ, कि किसी को दुख नहीं पहुँचाना, किसी को तकलीफ नहीं पहुँचाना, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, ना बुरा करना। तो वो सब चीज़ें, वैसे तो जनेऊ भी पहनता हूँ मैं, जनेऊ डाल कर। बात बोलूं, अगर आपके ये सारे कपड़े चेंज करके आपको भोले शंकर का लुक दे दिया जाए ना, तो सच्ची मेरे को ऐसे लगता है कि मेरे को कभी दिखेंगे कैलाश में तो ऐसी वाले दिखेंगे, मैं कहूँगी अरे सुधांशु जी आप हाँ, सच में आपको मतलब मैं आपको क्या कह रही हूँ, आपको नहीं लगता हाँ बाजी ऐसे क्यों है, मतलब थोड़ी सी है छवि आपकी वो वाली। मुझे एक्चुअली बहुत सालों से लोगों ने बड़ी बार फोन किया है टू प्ले शिव। एग्जैक्टली। और मुझे मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं जिसको मेरे आराध्य हैं वो, तो मैंने जिनको समर्पण किया हुआ है ना पूरी तरह से, मैं वो प्ले नहीं कर पाऊंगा। मुझे, मेरा दिमाग नहीं चलेगा, मुझे मालूम है नहीं चल पाएगा, क्योंकि मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ उनको, और मैंने अपना जीवन पूरी तरह से उनके हाथ में छोड़ रखा है। तो महाकाल, इसीलिए आप मेरा इंस्टाग्राम देखोगे कि तो हर पोस्ट में किसी भी चीज़ में बिना महाकाल के कुछ मतलब हर चीज़ का अंत उसी से होता है, जय महाकाल। तो मेरे सेट पे भी जितने लोग हैं वो गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून तो बोलता नहीं, तो सब, मैं आता था तो सब जय महाकाली, तो सबकी आदत पड़ गई थी वो बाय द एंड ऑफ इट। अब इतने सालों में सबकी वैसे भी आदत पड़ गई है, तो उन्होंने सबने गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलना छोड़ो, सब जय महाकाली बोलते हैं। तो महाकाल जी के दर्शन किए सर आपने जाके वहाँ पे? मैं तो जाता ही रहता हूँ, फिर से जाने वाला हूँ अभी बाबा की। भस्म आरती का एक्सपीरियंस? भस्म आरती तो बहुत ही भव्य चीज़ है, वो तो एक्सपीरियंस, उसको शब्दों में कोई एक्सप्लेन कर नहीं सकता है, तो आपको वो एक्सपीरियंस ही करना पड़ता है। वहाँ पे जाके एक्सपीरियंस, मैं वही कह रही, मैंने हर्ष को बोला मैंने एक्सपीरियंस किया है सर, मैंने जाना है, बस बाबा बुला ले नहीं कर सकती। मेरे को लगे हंस रहे जब वो लाइटें बंद हुई ना सर, तब उनकी आंखों में तेज, आंखों में, और तेरे को लगेगा हर्ष ऐसे कर रहे हैं, पूछ रहे, हंस रहे, मुंह बंद हो रहा है। ये मेरे को ना, मैं आसपास लोग देखूं, मुझे लगा मुझे ही दिख रहे हैं कि क्या, वो अलग अलग रूप में सबको दर्शन दे रहे हैं, मतलब वहाँ वो अभी भी मेरे में देखो। हर्ष तेरा तू है नहीं ना, इंक्लाइंड नहीं है ना, मतलब ऐसे नहीं मैं हूँ, बट आई थिंक इफ यू गो देयर ना, तो सिर्फ भस्म आरती के लिए जाना, एकदम अपना दिमाग ना कैनवस की तरह खाली करके जाना, कोई विचार मत लेके जाना, बिकॉज आप अगर ज़्यादा विचारों के साथ जाएंगे ना वहाँ पे कि क्या होगा, कैसे होगा, ऐसा होता है वैसा होता है, ब्लैंक, एकदम खाली कैनवस लेके जाना और उसको खाली अब्जॉर्ब करना, एक्सपीरियंस करना। एक पॉइंट पे जब डमरू बजने शुरू होते हैं ना, तब आपको लगेगा कि वो साक्षात चल के आ रहा है। मतलब वो भस्म में से को तुमको भी लगेगा कि वो जो पता नहीं वो डमरू में क्या है, आपको लगेगा कि आपकी बॉडी से, मैं एक्सपीरियंस बता रही हूँ भाई मेरे को ऐसा जब वो डमरू बजा और भस्म आरती शुरू हुई ना, जब उन्होंने कहा कि औरतें आंखें बंद कर लो, वो कर, तो मेरे को ऐसा लगा मेरे ना अंदर से कुछ निकली जा रहा है और मेरा रोना निकली। बहुत अच्छी चीज़ बोली भारती, मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा, बिकॉज अब इतने लोग हम लोग को देखेंगे ना, तो उनको ये जानना ज़रूरी है कि जब आप भस्म आरती में बैठते हैं तो एक पॉइंट आता है जब उनके श्रृंगार के बाद उनके ऊपर एक कपड़ा डाल के उसके बाद भस्म से उनका अभिषेक किया जाता है। तो उस वक्त पंडित जी बोलते हैं कि सारी औरतें जो है वो घूंघट काट लें, ठीक है ना, तो वो घूंघट डालने के लिए बोलते हैं या चुन्नी डालने के लिए, जो भी। उसके पीछे वजह है, लोगों को समझ में नहीं आता कि क्यों जब वो भस्म डाल रहे होते तो क्यों। मुझे नहीं पता, प्लीज मैं सुनना चाहती हूँ। तो उसकी वजह ये होती है कि वो जो रूप होता है शिव का, जब कपड़े डाल के उनके ऊपर भस्म डाली जाती, वो उनका अघोर रूप होता है। अघोर का मतलब होता है नग्न। तो वो जब अघोर रूप में अपने आते हैं तब औरतों को घूंघट डालने के लिए बोला जाता है। अच्छा, वो क्या एक्सपीरियंस है गाइस, जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे, मैं कह रही हूँ कि आप एक बार एक्सपीरियंस करके देखिए। मेरे को लगा मेरी बॉडी में से ना कुछ ऐसे हो जा रहा है, कुछ निकली जा रहा है और मेरे आंसू आई जाएं, मेरे आंसू निकली जाएं। और जब उन्होंने बोला खोलो आंखें, मैंने देखा और लाइट बंद हुई आरती, तो ऐसे लगा कि कह रहे हाँ जी क्या हुआ, डर गई, ऐसे एक्सप्रेशन। मतलब मैं सही कह रही हूँ ना सर, ये होता है ना ऊर्जा जो आपके अंदर से, और क्या होता है डिटॉक्स हो रहा होता है ना वहाँ पे, तो सारी आपकी एनर्जी जो नेगेटिव होती है आसपास वो सब अपने आप भस्म हो जाती है। ऑरा बोलते हैं, वो क्लींस होता है। क्या ऑरा, क्या जयकारे, भोलेनाथ भोले ना आप ना उस
आपको लगता कि आप इधर ही रह जाओ, बस खत्म ही ना हो, बोले ही ना कि खत्म हो गया ऐसे। और गोला भी बैठा फ्रंट पे, मैं सामने, मुझे लगा मैं गोला बैठा था क्या? गोला बैठा सर, वो छोटा था तब, पता नहीं रोया ही नहीं, सामने देखा। और फिर जो भगवान को भोग लगा वही पंडित जी ने गोले को एप्पल दिया। मेरे लिए वो इतनी बड़ी ब्लेसिंग थी सच में। मतलब मैं तो पता नहीं, वो उनकी कृपा होती है, वही बुलाते हैं सबको। आप जितना मर्जी बैग पैक कर लो, उन्होंने बुलाया बिना है उनकी आज्ञा के तो आप मतलब आप नहीं सकते, द्वार तक जाके भी लौट जाएंगे। वो जब तक परमिशन नहीं उनकी आप जा नहीं सकते। यार मेरा तो दिल कर पड़ा, मेरे को ऐसे खत्म करके निकले यार। बुला लो बाबा यार, सच में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। आपकी छवि से ये बात चालू हुई और इतना अच्छा प्रवचन दिया आपने, मुझे सच में वो पता नहीं था भाई कि वो आंखें क्यों बंद करते हैं। सच में कि ये सत्संग होता है जब आप किसी की बात अच्छे से सुनो और अच्छी बात आपको समझ आ रही है, बहुत बड़ी बात, अच्छे से समझा रहे हो यार, कितनी अच्छी बात है। तो अपना थोड़ा कनेक्शन। आपके परिवार में कौन कौन है? चलिए परिवार की बात करते हैं। मेरे परिवार में वैसे तो सब जानते हैं, दुनिया में एक बीवी और 2 बच्चे हैं, 2 अरे बेटे यार हैं। इतनी सर मॉडर्न जमाना, 6-7 बीवियां होनी चाहिए। वनराज कहाँ है वो वनराज? आज मैं ये प्रोमो डाल देना, बीवी को दिखा दूंगा। दिखा देना फिर ये भी भूलेंगे। लेकिन उस बीवी को मैं थैंक यू कहूंगी जिन्होंने टाइम पे लात मार के काम पे भेजा, वरना ये तेरी नींद उड़ जाती वही करते रहते। वो कहती बच्चा है काम कर, बिल्कुल सही सलाह दे देती है ना। बिल्कुल सही बात। तो मैं आपको पूछना चाहती, लव मैरिज है क्या? लव मैरिज। हाँ भाई, ये लड़का अरेंज नहीं कर सकते वरना 22 साल में यार भाई, जिन्होंने यहाँ पे 22 साल में शादी कर ली थी आपने? 22 साल की उम्र में। क्या छोटी सी कब 22 साल में, और वो भी यार कब मत पूछना, 22 साल का था मैं। चलो छोड़ो। हाँ सच में घर वालों ने कुछ नहीं कहा कि भाई अभी तो कौले से पापलेट हुआ है? हाँ नहीं, मैं मतलब इनफैक्ट आई वाज एंगेज्ड व्हेन आई वाज स्टिल 20 और टर्निंग 21 ऐसा कुछ। तो वो मेरा शुरू से नेचर वही था कि जिस चीज़ का मतलब फितूर एज इन जो चीज़ मैंने सोच नहीं ना, फिर वो मुझे मतलब मैं खुद भी नहीं रोक पाता। कॉलेज का प्यार? नहीं, आई वाज मॉडलिंग। 19 की एज में तो मैंने मॉडलिंग शुरू कर दी थी। वो भी मॉडल? नहीं, वो शी वाज वर्किंग विद वन एजेंसी। उनकी वो तो वैसे टाइम पास के लिए अपने दोस्त की, उनकी दोस्त की एजेंसी थी, तो वो शी वाज हैंडलिंग इट बिकॉज शी हैड डन हर एजुकेशन, तो शी हैड सम टाइम। तो उनको प्यार हुआ कि आपको प्यार हुआ? सच्ची बताना, ये पूरा उन्होंने भी देखना ही है। जाने से लग रहा है कि आपको ही हुआ था। नहीं, हाँ आई थिंक मतलब फर्स्ट मूव तो डेफिनेटली मेरा था 100%। हाँ, लड़के ही करते हैं पहला मूव, ज्यादातर ऐसे होता है, फर्स्ट मूव तो मेरा ही। थैंक गॉड हमारे में भी तूने किया था, वरना हमारा पता नहीं तूने इशारे से इतने पहले मूव कर दिया था ना। क्या मैं ऐसे करती थी? ये इशारा कोई होता था अपना? कुछ नहीं भाई, ये तो ऐसा बोलता है जैसे मौत के डर से हाँ कर तूने पहले ही इशारा कर दिया था। क्या मैं भीड़ में ऐसे करती थी, तुमको रगड़ती थी या ऐसे करती थी? ऐसा कुछ? अरे मैं सीधी सादी थी भाई। सीधी सादी थी, बट लड़के मोस्टली करते हैं फर्स्ट मूव। हाँ लेकिन ये तो है यार। अब आपको लाइक हम हर अवतार में देख चुके हैं, सिंगर, मॉडल, एक्टर, हीरो, विलन, वनराज। अब पिटारे में से क्या निकालेंगे आप? और या कभी सोचते हैं आपके यार इतना काम कर लिया मैंने, अब मैं क्या करूंगा या कैसे करूंगा, या मुझे ये करना चाहिए? डू यू थिंक अ लॉट अबाउट योरसेल्फ? नहीं, ऐसा सी मुझे ऐसा लगता है हर्ष की अब ज़माने बहुत बदल गए। जो एक वक्त था जिस टाइम पे हम लोगों ने काम ऑब्वियसली बहुत किया, लेकिन अब क्या है, अब बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, एज इन उससे 5 गुना ज़्यादा काम हो रहा है। तो जो काम हमने किया है ना, वो मुझे लगता है कि बहुत कम है, बहुत कम पड़ गया वो। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब मतलब मेरी अब एक मुझे अब दोबारा शुरुआत करनी पड़ेगी, ऐसा लगता है मुझे। इतना काम करने के बाद भी अब लगता है दोबारा शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब जो काम हमारे यहाँ हो रहा है उसकी क्वालिटी बहुत बदल गई है। जी, है ना, नेचर बहुत बदल गया है। तो आप OTT पे कुछ देखते हैं तो अब जैसे मैंने 4 साल टीवी पे दिए, अदरवाइज मुझे लग रहा है कि जो जैसे मेरा OTT का करियर पिकअप कर रहा था जस्ट बिफोर आई पिक्ड अप अनुपमा, मुझे लग रहा है कि अब मैं बहुत अच्छे स्पेस में पहुंच चुका होता OTT पे। बट I got lucky with Anupama. It became a cult show. I think that popularity is of a different level. Right. But अब मुझे जो काम करना है, I want to play different characters because मेरे अंदर का एक ऐसा एक्टर है जो मुझे लगता नहीं कि कभी उसकी प्यास बुझ पाएगी। Wow. तो मेरे दिमाग में ऐसा बहुत कुछ चलता भी है। मैं प्रोड्यूस करने की भी सोच रहा हूँ, उस पर भी काम चल रहा हूँ, प्रोडक्शन पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज एन एक्टर मेरे अंदर इतना कुछ है देने के लिए कि
वो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो क्रिएशन है ना। सही कहा, क्रिएशन तो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। कभी नहीं खत्म हो सकता। यू नो, जैसे आप लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप अलग अलग चैनल्स चला रहे हैं और कितना कुछ कंटेंट आप लोग जनरेट कर रहे हैं, वो कभी ख़त्म थोड़ी हो सकता है। सही कहा, एक चीज़ से दूसरी, दूसरी से तीसरी, ये तो एक ऐसी इट्स लाइक अ यूनिवर्स, अथाह है, कोई उसकी लिमिट नहीं है। सही कहा। तो मुझे लगता है कि अब और ज़्यादा मुझे उससे 5 गुना ज़्यादा काम करना है, और ऐसा काम करना है जिसमें जैसे अब मैं मुझसे लोग पूछते हैं कि आपको कोई ऐसा कैरेक्टर है जो ड्रीम कैरेक्टर हो आपका। पहले मुझे लगता था कि यार ड्रीम कैरेक्टर समझ में नहीं आता है क्या टर्म है, क्योंकि जो भी कैरेक्टर है उसको ड्रीम की तरह ट्रीट करना पड़ता है, जो भी आप प्ले करते हैं, तभी आप उसको जस्टिस दे पाते हैं। पर एक ऐसा कैरेक्टर है जैसे मेरे दिमाग में, एज फॉर एन एक्टर लाइक मी, जो मुझे लगता है जो मैं बहुत जिसके साथ जस्टिस कर सकता हूँ, वो है जोकर। जो हीथ लेजर ने किया, और फिर अभी वोकिन फीनिक्स ने किया था। तो वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो मुझे लगता है कि एक वो स्पेस है जो मैंने शायद एक्सप्लोर इस लेवल पे नहीं किया जिस लेवल पे जोकर में कर सकता है इंसान, क्योंकि वो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसमें आप एक बहुत ही जबरदस्त डार्क स्पेस में जा सकते हैं। सही कहा, क्रेजी। हालांकि बहुत डेंजरस स्पेस होता है वो, इट इज़ नॉट ईजी, आपको शायद साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ जाए जी, पर वो एक ऐसा स्पेस है जो मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ एज एन एक्टर। मैंने उससे मिलती जुलती चीज़ें की हुई हैं कई, जहाँ पे तकलीफ हो गई थी मुझे, बहुत साल पहले की बात है। पर क्योंकि मैं पढ़ता भी आ रहा हूँ, जैसे डस्टिन हॉफमैन है, ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने कुछ कैरेक्टर्स ऐसे प्ले किए जिसके बाद उनको थेरेपीज लेनी पड़ी, थेरेपीज बहुत लंबे समय तक करनी। बट क्या ये सच में ऐसा होता है? मतलब जैसे हम सुनते हैं, अब हमारा काम थोड़ा सा कॉमेडी वाला है ना, तो हम माहौल को एंजॉय करने वाले लोगों में से, रादर देन की वर्किंग ऑन पंचलाइन की, इस पंचलाइन को 25 बार बोल के दिखा दे भारती। नहीं, भारती को पता है पंचलाइन वो उधर जाके बोल देगी, लेकिन ऑन द अदर साइड इस टाइप ऑफ काम में आपको बहुत डीप थिंकिंग चाहिए। ये सोचेगा कैसे, ये बोलेगा कैसे, ये बैठेगा कैसे, ऐसे तो मैं बैठता हूँ, ये कैसे बैठता होगा, तो उन सब चीज़ों में परेशानी होती है आफ्टर पॉइंट। नहीं, वैसे मतलब परेशानी एज इन परेशानी की तरह उसको नहीं लिया जाता, बट इट हैज़ अ टोल ऑन यू। जैसे मैं जब भी सीन्स करता था वनराज के कैरेक्टर के लिए, जैसे कुछ ऐसी सिचुएशंस उसमें आई थी जिसमें मतलब मैंने बहुत इमोशनल बहुत स्ट्रेस लिया है शो में। तो बहुत मुझे मतलब पेन्स और एक्स मेरे बहुत बढ़ गए थे, तो मेरा ये हिस्सा हमेशा पेन में रहता था। कभी मैं डोलो लेता था, कभी कुछ लेता था, कभी कुछ। तो वो बिकॉज मुझे आई एम वन ऑफ दोज एक्टर्स जो मैं ना चाहते हुए भी कोई चीज़ 99% नहीं कर सकता, मुझे 100% ही करना होता है, कोई भी छोटी से छोटी चीज़ भी एग्जीक्यूट करने के लिए। तो वो ऑटोमेटिक सेटिंग है मेरी, उसका कुछ मैं कर नहीं सकता हूँ। तो देयर वर सिचुएशंस जिसमें बहुत हाई इमोशनल इन्वॉल्वमेंट चाहिए था, और वो तब, और क्योंकि मैंने वो वैसा किया इसीलिए ऑडियंस भी उतनी पागल हो जाती थी वो देख के, क्योंकि अनलेस आई टच अपॉन दैट इमोशन माई सेल्फ, हाउ विल द ऑडियंस फील इट? So you have to feel it that strongly for the audience to look into your eyes and feel it, because it's all about the energy. आप वही चीज़ दे रहे हो ना, तो वही चीज़ उनको महसूस होती है। करेक्ट और डायरेक्ट महसूस होती है। यस, ये जनता सब जानती है, सच सब दिखता है, सब वो यहीं से सब है काम। नकली कुछ नहीं है। लोग ये झूठ है कि लोग बोलते हैं कि नकली है, नकली नहीं है। ये इधर से ऑडियंस का सबकॉन्शियस माइंड पकड़ लेता है। हाँ, और मैं आई एम वन ऑफ दोज एक्टर्स जो मैंने कभी ग्लिसरीन यूज नहीं की, कभी वो सब नहीं किया। हाँ, तो मैं कहीं और भी सुना है, मैंने आप ही का सुना है। हाँ, सुना होगा 100%। कि यू डोंट यूज, और फिर नो आई हैव नेवर यूज्ड ग्लिसरीन। ग्लिसरीन कभी यूज नहीं की? तो सर रोना कितना होएगा फिर? तरीके है ना? नहीं, तरीके मतलब यू हैव टू टच अपॉन दैट स्पेस इन योर हार्ट एंड माइंड, होता है। इट्स इसीलिए उसको इंटरनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी सीन होता है, कोई कैरेक्टर होता है, सिचुएशन है, उसको इंटरनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो आप जब उसको इंटरनलाइज करते हो ना, तो अचानक आपको लगता है कि आप उस स्पेस में खड़े हैं। और जैसे एक सीक्वेंस था जिसमें वनराज और अनुपमा का छोटा बेटा मर जाता है। तो जब मर जाता है तो वनराज की आंखों के सामने, और वो उसके बाद उसको घर लेके आते हैं, और वो सीक्वेंस ऐसा था कि वो घर में सीधे उसकी डेड बॉडी स्ट्रेचर पे लाई जाती है और रख दी जाती है, फेस कवर्ड है, और वो हवा से उड़ता है और सब खड़े हैं वहाँ पे। और उसके बाद
मुझसे पूछती है अनुपमा क्या हुआ, और फिर मैं फटता हूँ और बोलता हूँ मर गया समर। अब वो जो सीक्वेंस था वो इतना क्योंकि फील उस हिसाब से हुआ और मैं इतना ज़्यादा उसमें घुस गया था कि वो अगेन दैट टुक वेरी स्ट्रॉन्ग टोल ऑन मी। तो मुझे लगा था 1-1.5 महीना उसमें थोड़ा सा नॉर्मलाइज होने में, बिकॉज आई वॉज वेरी डिस्टर्ब विद दैट। वही क्योंकि वो परफॉर्म करते टाइम ऐसा हो गया था कि वो इतना मॉर्बिड बन गया कि बाद में राजन शाही को चैनल ने बोला कि बॉस ये बहुत ज़्यादा मॉर्बिड हो गया है, इतना ब्रिलियंट किया इन लोगों ने, इतना ब्रिलियंट परफॉर्म कर दिया, लेकिन ये बहुत मॉर्बिड है टेलीविजन। सही कहा। तो इस स्पेस में मत जाओ। वो घबरा गए थे क्योंकि नोबडी कुड टेक इट, यू नो, बिकॉज द इमोशन वॉज सो स्ट्रॉन्ग एंड ट्विस्टेड कि उन लोगों से वो रिलेट नहीं कर पाए, वो मतलब एज एन बेयर नहीं कर, बर्दाश्त नहीं हो पाया। तो टेलीविजन पे आप OTT में देख सकते हो ये सब चीज़ें, सही कहा। बट टेलीविजन की ऑडियंस इज नॉट रेडी फॉर इट। वो मम्मियाँ भाई हिल जाती हैं तो हमारी। उनके लिए तो वो नहीं हो पाया। तो दैट इज़ वाई, तो आई एम इन दैट स्पेस जहाँ पे मुझे मालूम है कि मैं घुसता हूँ तो फिर वो घुस जाता हूँ अलग। दैट इज़ वाई आई वांट टू एक्सपीरियंस डिफरेंट स्पेसेस एज एन एक्टर। तो वो है, करते रहेंगे अभी बहुत। आई एम श्योर देयर विल बी अ लॉट। मिसेस पांडे ऑल द वेरी बेस्ट। यूजुअली आप इतना एक्सपेक्ट नहीं करते कि आदमी इतना डीप सोचता होगा, इतना डीप करता होगा, बट यू डू इट फॉर योर सेल्फ, क्योंकि आपको है कि भाई ये मुझे करना है। डायरेक्टर आप पे प्रेशर नहीं डालता होगा या कोई नहीं डालता होगा। आज अब जरूरत नहीं पड़ती उनको। आप ही डाल देते होंगे उन पर। लेकिन आज जब आपको कुछ अगर बनाना हो, जैसे अभी आप कह रहे हैं मैं प्रोड्यूस भी करना चाहता हूँ, आई थिंक मेरा ऐसा मानना है इफ अ आर्टिस्ट कैन ही शुड प्रोड्यूस इट, बिकॉज उसका काम बहुत अच्छा हो जाएगा, वो अच्छा दिखेगा। क्यों? क्योंकि एक एक्टर का जॉब, मैंने कहीं अक्षय खन्ना की एक बात सुनी थी, बहुत पुराना पॉडकास्ट था, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात बोली। कहते एक राइटर को अगर छाना है ना तो एक पेन पेपर पे लिख के आपको सुना दूंगा, आप बोलोगे बहुत अच्छा राइटर है। लेकिन एक एक्टर को अगर छाना है ना तो उसके लिए DOP को उसी एंगल पे शूट करना पड़ेगा, एडिटर को उसी तरह से काटना पड़ेगा, राइटर को उसी तरह से लिखना पड़ेगा। लाइट बहुत लोग काम करते हैं एक एक्टर को अच्छा दिखाने के लिए, यानी कि अगर किसी ने भी काम खराब किया तो एक्टर पे बिल फट जाएगा और एक्टर का काम खराब होगा। बहुत रिस्की और डाइसी जॉब है। हाँ नहीं, बट मैं शायद उससे थोड़ा डिफर करता हूँ। मुझे लगता है कि एक्टर को कभी भी इतना सोचना नहीं चाहिए। ओके। क्योंकि अगर आप एज एन एक्टर, बिकॉज एक्टर का जो काम है ना वो है इमोशन को एग्जीक्यूट करना। आप अगर उसको करेक्टली एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना, आप कैमरा किसी भी एंगल में लगा दोगे ना, आप मेरे पीछे भी लगा दोगे ना और एक हल्का सा स्लो ट्रैक लगा दिया, just with me, with my back towards the camera, standing in that situation, is going to be enough for anybody to feel the vibration, feel the energy. If you express correctly. एक्टर को अपना जो काम है ना वो इतना, मतलब वो इतना जेन्युइनली उतना इन्वॉल्व होकर करना चाहिए कि उसमें फिर एडिटर और DOP और ये कुछ मैटर ही नहीं करता है। वो लोग अपना काम करेंगे, they are technicians, they will do their job. But as an actor, I feel that if you do your job with 100% involvement and honesty, you cannot go wrong यार। क्योंकि थिएटर में जब आप जाते हैं, हालांकि मैं थिएटर से नहीं हूँ, है ना कभी किया। आपने थिएटर नहीं किया कभी? नहीं, थिएटर कभी नहीं किया और वक्त भी नहीं मिल पाया, क्योंकि थिएटर के लिए आपको वक्त निकालना पड़ता है। हाँ जी। और थिएटर में जब एक्टर आप देखते हैं तो वहाँ पे कोई एडिटर नहीं होता, कोई DOP नहीं होता है, राइट? करेक्ट। तो जब एक्टर खड़ा है आपके सामने और वो परफॉर्म कर रहा है, कोई इमोशनल या कॉमेडी या कुछ भी कर रहे हैं, तो उस टाइम पे कोई एडिट थोड़ी चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। आप लोग जब परफॉर्म करते हो, स्टेज पे जाते हो, लोगों को हंसाते हो, तो एडिट से थोड़ी हंसा रहे हैं आप, एंगल से थोड़ी हंसा रहे हो। वो तो आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको देख के मैं हंस रहा हूँ, बिकॉज आई कैन फील इट। सो इट्स एज सिंपल एज दैट। दैट इज व्हाट आई बिलीव इन। अग्रीड। सही है। अलग ही है भाई ये तो। है ना, सच में ही अलग है। जय महाकाल। जय महाकाल। आप अपने एंजॉय के लिए क्या करते हैं? डू यू ड्रिंक? आई ड्रिंक बट ओकेजनली। हाँ, मतलब एक ज़माना था जब थोड़ा रेगुलर पी लेते थे कि हर दूसरे तीसरे दिन दोस्तों के साथ बैठ रहे हैं,
बट वो भी एक फेज होता है ना जीवन में, हर चीज का एक फेज होता है, एक समय होता है, एक हाँ वक्त भाई ये सही बोला। फिर घर में आपको भरे पड़ेंगे, आप मन ही नहीं करता है नहीं, ना। देखने का भी मन नहीं करता है। तो वो होता है हर इंसान, इसी को ग्रोथ कहते हैं। सही कहा, सही इसी को ग्रोथ कहते हैं, और इसी को ग्रोथ कहते हैं। तभी तो आदमी यू ग्रो आउट ऑफ थिंग्स ऑल्सो ना, जैसे इसलिए बोलते हैं ना आई ग्रो आउट ऑफ इट। करेक्ट, आई ग्रो है ना। अब वो आप दोस्तों के साथ रोज नाइट क्लब जाते थे, वो एक जमाना था जब आप जाने के लिए क्रेव कर रहे होते थे, जाएं और डांस करें, ये जो करते थे वहां जाके। देन देयर वाज अ टाइम व्हेन मुझे लाउड म्यूजिक से नफरत हो गई। You know, हमारा कहीं पे जोर से म्यूजिक बजे तो मेरे को अरे भाई थोड़ा शांति चाहिए, कहीं बैठे हैं ना तो ऐसी जगह रेस्टोरेंट में भी जाता हूँ तो भाई थोड़ा सा या कम तो कर दो, हाँ कि भाई थोड़ी आवाज कम हो सकती, नहीं हो सकती कोई बात नहीं, दूसरी जगह जाते हैं। तो ऐसा हो गया। तो सच्ची बोला सर, यही है। थोड़ी आवाज कम करना ऐसे हो जाता है तो उनको लगता है ये तो मजे करने आए, ये क्यों आवाज कम करवा रहे हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि जो लोग थोड़ा सा अंदर से मतलब बहुत सारे लोग दे ग्रो आउट ऑफ इट जी, बट उसमें से एक काफी बड़ी तादाद उन लोगों की भी होती है जो एज अ पर्सन ग्रो कर जाते हैं। करेक्ट करेक्ट एज अ करेक्ट, ह्यूमन बीइंग ग्रो कर जाते हैं, थोड़ा स्पिरिचुअली इवॉल्व हो जाते हैं। तो शायद जो शोर है वो थोड़ा सा उससे दूर रहना पसंद हो जाता है। और आप घूमने का शौक रखते हैं वैसे? घूमने का शौक रखता हूँ बट उतना घूम नहीं पाता हूँ ऑब्वियसली। क्यों भाजी? क्योंकि या तो काम कर रहे होते हैं या ढूंढ रहे होते हैं उसमें, मतलब कोई ना कोई चीज चल रही होती है कि यार चलो आज होम प्रोडक्शन के लिए मीटिंग चल रही है, आज नरेशन चल रहा है, आज ये चल रहा है, आज वो चल रहा है, फिर अरे आज वहाँ जाना था, नहीं यार आज तो भारती और हर्ष का पॉडकास्ट है। नहीं जाना था हमारे चक्कर में। यार मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि लड़कों के लिए बहुत मुश्किल है ना, काम करना ही पड़ता है ना भाजी। जैसे मैं भी औरत हूँ, मैं भी काम करती हूँ, लेकिन मैं एक लेवल पे आके बोल दूंगी मैं नहीं करना, मैं घर बैठूंगी, बट ये नहीं कह सकता मैं भी नहीं करना, मैं भी घर बैठूंगा। इसको करना ही पड़ेगा। तो यार आई थिंक आदमी को बैठने का मुझे लगता है इजाज़त ही नहीं है, क्योंकि कल को इफ़ माई वाइफ वांट्स टू गो टू US और कनाडा और दुबई और कहीं पे भी बच्चों के साथ, तो एटलीस्ट आई नो दैट दे कैन गो। करेक्ट, सही कहा। मैं नहीं जा सकता, सही कहा, है ना। और ज़्यादातर होता भी ऐसी है 100%। कि कभी दुबई जा रहे हैं तो या तो वो लोग 10 दिन का प्लान बनाते हैं तो 5 दिन के बाद मैं जाता हूँ। इधर भी ऐसे ही होता है, ये प्लान बनाते हैं, ये हो आते हैं, हम नहीं जा पाते। इनका उल्टा भाजी ये हो आते हैं। मेरा ये होता है कि मैं पहले चला जाता हूँ ताकि ये पहले चले जाते हैं। नहीं बट क्रेजी। और ये बहुत आज इतनी मीटिंग के बाद ऐसा लगा कि यार हम तो आपको जानते ही नहीं थे सीरियसली। क्या बिकॉज आपका हाँ कि अब जब जैसे पता चला कि यार अच्छा आप ये भी करते हैं वो भी करते हैं, और एक जिंदगी जीने का एक जो तरीका है ना, रिलैक्स लगते हो आप, बड़े शांत से लगते हो, कभी चिंता में नहीं देखा। शायद माल के मेन मालिक आप ही हो, घर का नाम रूनू आपका ही है। हाँ भाई बड़े शांत और बड़े नहीं, और सबसे बड़ी बात है इतने सालों से शांति के पीछे ना जैसे एकदम आपको कहीं शांति मिले ना तो हमेशा ध्यान रखना कि वहां से एक बहुत बड़ा तूफान होके गुजरा है। ऑलवेज रिमेंबर, चाहे वो अंदर का रहा हो या जैसा भी रहा हो। मुझे लगता है कि जब तक कोई बहुत ज़बरदस्त तूफान ना आया हो आपके जीवन में तब तक वैसी शांति अचीव करना थोड़ा मुश्किल होता है, ऐसा मेरा मानना है। हाँ तो यस मैं बहुत शांत हूँ, बहुत ठहराव है अंदर, बहुत, बिकॉज आई थिंक आई एम एट पीस विद माई सेल्फ। बट उसके पीछे वजह यह है कि ज़िंदगी में इतना तूफान देखा हुआ है, इतना झेला हुआ है कि रियलाइज़ हो गया कि एक्चुअली जीवन में क्या सत्य है क्या नहीं है, और जो सत्य है उसको एक्सेप्ट करके अपने जीवन को उस हिसाब से जीना चाहिए। पापा कैसे हो सर आप? पता नहीं, ये तो मेरे बच्चे ही बताएंगे। बट स्ट्रिक्ट हो गया थोड़े। मैं तो आप मेरे पापा होते तो मैं तो कमरे से ना निकलती, क्योंकि थोड़े ये वाले व्हाट ऐसे वाले तो नहीं हो। नहीं मैं वैसा वाला नहीं हूँ बिल्कुल। पूरे मस्ती करो बच्चों के साथ घर में? बच्चों के साथ हाँ, इनफैक्ट वो ज्यादा सीरियस है मुझसे। मैं कभी ज्यादा मस्ती करता हूँ, बोला पापा क्या कर रहे हैं, ऐसा हो जाता है। यही होना चाहिए। नहीं यार कमाल, और क्या कॉन्वर्सेशन रही है यार। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, और आपकी कहानी सुनकर सच में बहुत मजा आया। बिकॉज मेरे को याद है बहुत, अब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा मैं छोटा था, छोटा नहीं था। नहीं मैं तो खुल्लम खुल्ला मुंह पे बोलती हूँ, क्योंकि
मतलब भाभियां आपकी दीवानी थी। अब मैं भाभियां बोल रही हूँ क्योंकि जो पहले यंग तितलियां थी उनकी शादी हो गई है, चाचियां बन चुकी, चाची भाभियां बन चुकी, तो वो यही है भाई, वो बैंड ऑफ बॉय, उनका बैंड्रा बॉय बोलते थे। उड़ चुकी हैं, वो तितलियां भी ऐसी हो चुकी हैं, अभी ऐसी हो चुकी है बेचारी उनकी नींद सच में उड़ चुकी है, इंसोम्निया हो चुका है उनको। नहीं अच्छा, लास्ट अब आपके फैंस आपको कहाँ देखेंगे जल्द, अगर उन्हें देखें? अभी इमीडिएटली तो मुझे एक शो आने वाला है Amazon प्राइम पे। वाओ। और ये मेरी जिंदगी का पहला गेम शो है। राइट शो आ रहा है, करेक्ट। Produced by BBC and hosted by Karan Johar। बट मैं अभी, क्योंकि मुझे इजाजत नहीं है ज्यादा बात करने, मतलब बात करने की, तो अभी वो शुरू होगा जब तो मैं खुल के बात करूंगा। हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स उसमें हैं, जैस्मीन, क्रेजी शो हुआ है मेरे को, बट खैर अभी इससे ज्यादा नहीं बोलते। हमें लिया ही नहीं। अमेजिंग एंड थैंक यू। हमें लिया ही नहीं। कौन सा शो कब बन गया मेरे को तो अब पता चला। तुमको पता नहीं है? नहीं, वो अभी नहीं ज्यादा रुस्तम निकले, इन्होंने कर लिया। कोई नहीं बताएगा। बहुत ही ब्रिलियंट एक्सपीरियंस था वो, मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। हाँ, मैंने सुना है कि बहुत कुछ क्रेजी है, और खैर कब आने वाला है वो भी नहीं बता सकते आप? नहीं, आई थिंक बाय मार्च एंड और अप्रैल, if I'm not wrong। बड़े कमाल के लोग हैं दोस्तों, मजा आएगा कि वनराज वाह क्या कर रहा था, हमें छोड़ के चला गया, सुरी बोल के गया था। On that note, thank you so much guys for watching this podcast. लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए, एंड सुधांशु जी को भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच। Thank you for having me। Thank you।